हेलो साथियों, मैं अतुल कुमार वत्स, जय शिव शंभू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद एकेवी। तो आज के हमारे यूट्यूब वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटा प्रेडिक्शन। ये अब तक का मेरे द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा डेटा प्रेडिक्शन है, डेटा एनालिसिस है। शुरू से लेके अब तक का जो भी कट ऑफ तक का सफ़र है कि मैंने सारा डेटा किस तरह से बताया, और ये जो 2146 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे डीवी के लिए, उनमें से कौन कितना प्रतिशत है, कितना डीवी स्किप हुआ है और कितना टाइपिंग स्किप हुआ है, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एक तरीके से आप इसे ऑल इन वन वीडियो कह सकते हैं। इसमें अब तक का बताया हुआ सारा डेटा और किस बेसिस पे वो बताया गया है वो सभी आपको रिवील किया जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमने जो डेटा आपको अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर बताया है उसका सोर्स पूछते रहते हैं कि भाई क्या सोर्स है, कैसे आप ये बता देते हो कि डीवी स्किप कितना हुआ है, टाइपिंग स्किप कितना हुआ है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा बेसिक, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट या लगभग, और एवीजी मतलब एवरेज यानी कि लमसम यानी कि सामूहिक औसत। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं कि रॉ डेटा यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है उसमें कौन कितने प्रतिशत फॉर्म किसने भरा था। तो अगर हम बहुत सारे डेटा के बेसिस पे देखें तो ये पता चलता है कि यूआर कैंडिडेट्स जो बिना किसी रिजर्वेशन के हैं वो लगभग 17 से 18% रहे हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स 41 से 43% रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 18 से 20%, एससी 19 से 20% और एसटी लेस देन 1%। अब हम रिक्तियों की बात करते हैं, वैकेंसी कितनी थी। तो सबसे पहले 1050 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी जो बढ़कर 1273 हो गई हैं। यानी कि इसमें यूआर की 512 वैकेंसी, ओबीसी की 344 वैकेंसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर्स में है, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 266 और एसटी की 24 वैकेंसीज हैं। ये सभी वर्टिकल रिजर्वेशंस हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस जैसे एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, डीएफएफ एक्सेट्रा, वो सभी अपनी अपनी कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं टाइपिंग कॉल की। तो टाइपिंग के लिए 4242 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था जिसमें लगभग 30 से 31% बच्चे एब्सेंट रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 69 से 70% स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं। ऑन एन एवरेज 350 का बैच था तो उसमें से लगभग 245 240 स्टूडेंट प्रेजेंट रहे थे। तो अगर हम बात करें 4242 का 70%, तो लगभग 2950 स्टूडेंट्स हमारे टाइपिंग में प्रेजेंट रहे थे। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि टाइपिंग में इन स्टूडेंट में से आगे क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं 2950 के गणित की। तो 2950 में से लगभग 11 से 12% स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी हिंदी तो पास थी लेकिन इंग्लिश में वो फेल हो गए थे। यानी कि इन लोगों को 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये आगे जाने के लिए एलिजिबल थे। और लगभग 21% लोग ऐसे थे जिनकी हिंदी टाइपिंग फेल हो गई थी। यानी कि ये स्टूडेंट आगे जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, इनका प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो गया था। 2950 में से लगभग 620 स्टूडेंट बाहर हो गए थे। और जो 350 या 360 स्टूडेंट थे उनमें से भी लगभग 170 से 75 लोग बाहर कर दिए गए थे जब डीवी की कॉल आई थी। और लगभग 180 से 190 कैंडिडेट्स ही डीवी रिजल्ट में ऐसे शामिल थे जिनकी हिंदी पास थी लेकिन इंग्लिश टाइपिंग फेल थी। और इनमें से अधिकतर कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर डीएफएफ कैटेगरी में रखे गए थे। यानी ऑन एन एवरेज देखें तो 2950 में से 620 तो हम हिंदी टाइपिंग वाले जो फेल हो गए थे उनको माइनस कर देते हैं और 175 इंग्लिश टाइपिंग फेल वालों को माइनस कर देते हैं। तो लगभग 2150 लोग बचते हैं और यही 2146 स्टूडेंट डीवी के लिए बुलाए गए थे। इसी में से लगभग 180 से 190 स्टूडेंट वो शामिल हैं जो इंग्लिश में फेल हैं किंतु हिंदी में पास हैं। अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस डीवी पर आ जाता है। तो 2146 स्टूडेंट डीवी के लिए बुलाए गए थे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। 18 जुलाई 2023 से डीवी शुरू हुआ था
और ये 2146 लोग 1273 वैकेंसी के लिए थे, यानी कि अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 1.7 गुना लोग थे। बट हर कैटेगरी में ये गुणांक समान नहीं था, ये हर कैटेगरी 1.7 नहीं था, ये वेरी था 1.65 से 1.75 के लिए। बट वेरी क्यों था? क्योंकि हर कैटेगरी में अंतिम नंबर पर सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट एक या एक से अधिक रहे होंगे, तो अंतिम नंबर पर कितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से ये गुणांक अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो गया। तो इसको ऑन एन एवरेज हम 1.7 मान सकते हैं, उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं 2146 का गणित। अगर हम 2146 की बात करें तो यू आर का लगभग 1.73 गुना 880 से 900 बैठता है। ओबीसी का 1.72 गुना 580 से 600 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का 127 इंटू 1.7 215। एससी का 266 गुणा 1.65 435 और एसटी का लगभग 40। इस तरह से ये टोटल 2146 हो जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इस तरीके से 2146 हमारा टोटल बनता है। और यही मैं आपको डेटा बार बार बताता भी रहा हूँ कि यूआर के कितने कैंडिडेट्स रहे हैं, ओबीसी के कितने रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने रहे हैं। इसको आगे जाके मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। अब हम यूआर का गणित देखते हैं, यानी कि 880 से 900 स्टूडेंट जो मैंने बताए हैं, एक किस आधार पर किस किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। तो डीवी के लिए जो कट ऑफ बनाई गई थी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्लस टाइपिंग मार्क्स को मिला के बनाई गई थी। तो अगर हम यू आर 890 की बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट यू आर यानी कि जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है वो लगभग 380 से 385 स्टूडेंट्स हैं। ओबीसी के इसमें 300 स्टूडेंट के आसपास शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस के लगभग 180 से 185 और एससी प्लस अदर्स लगभग 30 से 35 स्टूडेंट शामिल हैं। और बाकी की कैटेगरी के जो डेटा है उसमें ओबीसी के लगभग 600 यानी कि 580 से 600 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के लगभग 215, एससी के लगभग 435 और एसटी के लगभग 40 लोग शामिल हैं। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो एब्सोल्यूट यूआर यानी कि जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है वो बनते हैं 380 से 385। ओबीसी यानी कि यूआर कैटेगरी में जो ओबीसी थे प्लस कैटेगरी में जो ओबीसी थे उनको मिला के टोटल बन जाता है लगभग 900। ईडब्ल्यूएस टोटल हो जाता है लगभग 400। एससी टोटल हो जाता है लगभग 460 और एसटी हो जाता है लगभग 40 या 45। ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट वो भी शामिल हैं जो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं प्लस यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया था कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने किस कैटेगरी से फॉर्म भरे थे। तो अब हमारे पास में यूआर के 385 लोग हैं और ये लगभग 18% ही बैठते हैं 2146 के। और ओबीसी लगभग 42% बैठते हैं। ईडब्ल्यूएस 400 यानी कि 19% बैठते हैं और एससी 21.5% बैठते हैं और एसटी लग 1% से कम। यानी कि ये हमारा मैच करता है कि कितने प्रतिशत फॉर्म भरे गए थे, किस कैटेगरी से भरे गए थे। यानी कि इस डेटा पर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये लगभग लगभग ठीक डेटा है। तो हम बात करते हैं डीवी स्किप की। तो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 250 से ज़्यादा डीवी स्किप हुआ है, लगभग 10 से 12%। तो अगर हम इसको 250 भी मान लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी से कितना डीवी स्किप हुआ है। तो यूआर से लगभग 50 से 60 डीवी स्किप हुआ है। ओबीसी से लगभग 90 से 100 के बीच में डीवी स्किप हुआ है। ईडब्ल्यूएस 40 से 45 डीवी स्किप हुआ है। एससी 45 से 50 डीवी स्किप और एसटी का लगभग 0 डीवी स्किप हुआ है। तो अब हम डेटा विदाउट डीवी स्किप में से अगर डीवी स्किप को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में डेटा विद डीवी स्किप आ जाता है। यानी कि यूआर के 330, ओबीसी के लगभग 800, ईडब्ल्यूएस के लगभग 360, एससी के लगभग 400 और एसटी के लगभग 40-42 लोग हमारे पास में टोटल बचते हैं। इसमें 150 वो लोग इंक्लूडेड हैं जो इंग्लिश में फेल हुए थे। लगभग 20 से 30 लोग जो इंग्लिश में फेल थे उन्होंने डीवी स्किप कर दिया था। इसलिए 250 से 270 जो डीवी स्किप हुआ था उसमें लगभग 20 लोग या 25 लोग ऐसे थे जो इंग्लिश में फेल थे। अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल स्लाइड की, यानी कि डेटा विद डीवी स्किप। इसमें लगभग 150 लोग ऐसे शामिल हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। बाकी के
लोग जो इंग्लिश में फेल थे उन्होंने डीवी स्किप कर दिया था, वो ऐसे 20 से 25 लोग थे। तो यूआर के 330 जो लोग हैं, इसमें से लगभग 200 लोग सेलेक्ट होंगे यूआर की रैंक पर। यानी कि बचे हुए 130 यूआर के ऐसे लोग जिनके पास में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो लगभग बाहर हो जाएंगे। 130 लोगों में से 12 से 15 ऐसे लोग भी होंगे जो इंग्लिश में फेल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्स सर्विसमैन डीएफए पीएचडी वगैरह में सेलेक्टेड थे यूआर कैटेगरी में, और इनमें से 12 से 15 लोग लगभग बाहर हो जाएंगे। ओबीसी में ये डेटा 800 है। 800 में से लगभग 180 से 190 कैंडिडेट्स यूआर की रैंक पर सेलेक्ट होंगे और 344 ओबीसी के रैंक पर सेलेक्ट होंगे। यानी कि बचे हुए 270 लोग बाहर हो जाएंगे। इन बाहर होने वालों में से भी 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल रहे होंगे, वो अपनी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन डीएफएफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सेलेक्ट हुए होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में ये डेटा 360 का था। 360 में से लगभग 120-25 लोग यूआर की रैंक पर सेलेक्ट हो जाएंगे और लगभग 127 लोग ईडब्ल्यूएस की रैंक पर सेलेक्ट होंगे। यानी कि बचे हुए लगभग 100-110 लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 12 से 15 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले इंग्लिश फेयर स्टूडेंट्स। एससी में ये डेटा 400 स्टूडेंट्स का है। 400 में से लगभग 15, 20, 25 लोग यूआर की रैंक पर सेलेक्ट होंगे और 266 लोग एससी की रैंक पर सेलेक्ट होंगे। बचे हुए लगभग 110, 120 लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और इसमें बड़ी संख्या में वो लोग बाहर होंगे, लगभग 60 से 70 लोग जो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, उनको 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस कारण से वो लगभग बाहर हो जाएंगे। एसटी में टोटल 40 से 42 लोग ही हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, और उसमें से लगभग 24 लोग अगर मिले तो वो एसटी के रैंक पर सेलेक्ट होंगे। इस तरह से टोटल हमारे फाइनल रिजल्ट में 30 से 35 लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में फेल होंगे, यानी कि उनको 20 मार्क्स टाइपिंग के नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो फाइनल में आपको दिख जाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे 1273 लोग आपको वैकेंसी में फाइनली सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे और लगभग 600 या 620 लोग आपको बाहर होते हुए दिखेंगे। इस प्रकार ये फाइनल कंक्लूजन मेरे द्वारा है। इसके अलावा आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस शिफ्ट के कितने रहने वाले हैं, या फिर क्या शिफ्ट के एवरेज मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो सब ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर साझा कर ही दिया गया है। उसको आप लोग ठीक से पहचान ही गए हैं, जान ही गए हैं। इसमें इसके अलावा जो रैंक शीट मैंने आपको शेयर करी है उसके ज़्यादा सही रहने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट की। फाइनल रिजल्ट के बारे में आपको 28 जुलाई को ये बताया गया था कि रिजल्ट लगभग लगभग बनकर तैयार है, और वो शायद रिव्यू की वजह से अब लेट हो रहा है। डीवी से काफ़ी पहले ही आपको 3 से 7 अगस्त की फाइनल रिजल्ट डेट बताई गई थी, लेकिन कुछ इनपुट आने की वजह से उसको थोड़ा पहले कर दिया गया था। यानी कि उसको ये बता दिया गया था कि लगभग आपका 28 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, और उसी हिसाब से वो बनकर तैयार भी हो गया था। अब हम बात करते हैं कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट लगभग 3 से 4 अगस्त यानी कि इसी सप्ताह में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और फाइनल रिजल्ट की डेट हम देखें तो हमने बढ़ाई नहीं है, ये रिजल्ट की डेट हमने कम ही कर दी थी। कम इसलिए की थी क्योंकि कुछ इनपुट ऐसा आया था कि रिजल्ट शायद पहले आ जाएगा। अगर हम बात करें ऑथेंटिसिटी की, तो लगभग 2 से 3 बार हमने एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बता दिया है रिजल्ट आने से पहले, और उसी डेट एंड टाइम को रिजल्ट आया भी है। तो ऑथेंटिसिटी की बात होती यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि भाई कितना ऑथेंटिक है ये न्यूज़ और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जो अनप्रिडिक्टेबल थे, तो हम उनको गैस नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए सब लोग, धन्यवाद।